एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज करने वाले हैं द हिंदू के ओपिनियन पेज से एक आर्टिकल को। आर्टिकल बेस्ड है इंडिया में हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब वो बच्चे जो 5 साल से पहले किसी कारणवश जिनकी डेथ हो जाती है। तो इंडिया में ऐसे बच्चों की डेथ्स क्यों होती है, मोर्टेलिटी रेट को कैसे गवर्नमेंट कम करेगी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है। अपने क्विज के साथ में शुरू करेंगे। 8 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आर्टिकल में सिर्फ ट्रांसलेशन में मत रह जाना, मैं साथ साथ में कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा ग्रामर वोकैब के, उन पे भी अलग से आपको ध्यान देना है। 8 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, सॉल्यूशंस मिलेंगे क्लास के लास्ट में। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, करेजी रिड्यूसिंग प्री टर्म बर्ड्स एंड स्टिल बर्ड्स। देखो, 2 चीज़ों को रिड्यूस करने की बात कर रहा है, कमी लाने की बात कर रहा है। ऐसी बर्ड्स जो या तो प्री टर्म है या फिर जो स्टिल है, और इनके मीनिंग देख लो। देखिए, टर्म होती है बच्चे के पेट में रहने की 9 महीना। प्री टर्म बर्थ किसी बच्चे की हुई है तो वो बच्चा प्री मेच्योर पैदा हो रहा है। 9 महीने से पहले ही वो पैदा हो गया, 8 महीने में, 7 महीने में, 6.5 महीने में। अ बर्थ बिफोर द एक्चुअल टर्म विच इज़ 9 मंथ्स ऑफ गेस्टेशन। तो ये होते हैं प्री टर्म बच्चे। इन बच्चों के हेल्थ बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुत कमज़ोर होते हैं, और इनके डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सरकारें कोशिश करती हैं कि प्री टर्म बर्थ को कैसे भी रोके, माओं को इतना अच्छा खाना और पोषण मिले कि उनके बच्चे जो हैं 9 महीने के बाद ही पैदा हों, उसी पीरियड में जिसमें होने चाहिए। तो ये तो हो गए प्री टर्म। अब दूसरी क्या है जी? दूसरी है जी स्टिल बर्थ। इसका मतलब क्या है? बच्चा जो डेड पैदा हुआ है वो स्टिल पैदा हुआ है, डेड पैदा हुआ है। पैदा तो हो गया, लेकिन पैदा होकर पता लगा कि उस जो प्रोसेस है जिसमें डिलीवरी हो रही है, बच्चे की डेथ हो गई, या बच्चा इतना कमज़ोर था कि वो पूरे 9 महीने जिंदा भी नहीं रह सका। तो ये भी तभी होता है जब माओं के शरीर में पोषण कम हो, जब मदर्स के पास सही न्यूट्रिशन ना हो। इन दोनों को रोकना इज़ अ ग्रेट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिया। चलिए, अब ये जो वोकैबुलरी है ना, शुरू में आपको बता रहा हूँ मैं, बार बार ये वर्ड्स यूज होंगे आर्टिकल में। जल्दी से इसके टाइटल पैराग्राफ को देखो, क्या कहना चाह रहा है। कह रहे जी, मेजोरिटी ऑफ प्री टर्म बर्थ्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्केलिंग अप नोन एंड प्रूवन इंटरवेंशंस एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। कह रहे एक बड़ा हिस्सा जो है, एक जो मेजॉरिटी है किसका? प्री टर्म बर्ड्स का, ऐसी बर्ड्स का जिसमें बच्चे जो हैं अपना 9 महीने का पीरियड पूरा होने से पहले ही पैदा हो जाते हैं। कह रहे हैं इनका एक बड़ा हिस्सा है ना, रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है? स्केल अप करके। स्केल अप करना मतलब लेवल अप करना, किसी चीज़ को एक स्टेप ऊपर लाना, अपग्रेड करना। कह रहे अपग्रेड करके ऐसे इंटरवेंशंस को, इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरफेरेंस। सरकार देख रही है कि माओं के पास पोषण नहीं है, तो सरकार ने इंटरवेंशन करके मदर्स के लिए स्कीम चला दी कि उनको खाना दिया जाएगा ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, है ना। इसी को बोलते हैं इंटरवेंशन। सरकार जब दखल अंदाजी करती है लोगों की भलाई के लिए। तो कह रहे ऐसे इंटरवेंशंस को स्केल अप करके जो नोन है और प्रूवन है, जिनके बारे में हम जानते हैं और जो साबित भी हो चुकी हैं कि वो सही हैं। और दूसरा, इम्प्रूव करके, बेहतर बना के हमारी हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी को, जो हॉस्पिटल्स में सर्विसेज मिलती है उनकी गुणवत्ता को। समझ में आ गया? थोड़ा लंबा सेंटेंस है लेकिन आसान है। सेंटेंस बस यही कह रहा है कि प्री टर्म बर्थ को रोकने के 2 तरीके हैं। पहला, जो सरकार इंटरवेंशंस करती है उसको स्केल अप कर दे, सरकार और अच्छा खाना माताओं को देने लगे। और दूसरा, हेल्थ सर्विसेज को और अच्छा कर दे, डॉक्टर्स को, नर्सेज को और अच्छे से ट्रेन करे ताकि इनको रोका जा सके। मेजॉरिटी ऑफ प्री टर्म बर्थ्स की वर्ब है कैन बी प्रिवेंटेड। प्रिवेंट करना मतलब रोकना। स्केल अप, लेवल अप, रैंप अप, अपग्रेड, सब एक दूसरे के सिनोनिम है। किसी चीज़ की लेवल को ऊपर लाने की बात करते हैं। इंटरवेंशन मैंने आपको बता दिया, दखल अंदाजी जो सरकार करती है आपकी भलाई के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ये जो सारे आप वर्ड्स देख रहे हो ना, ऐसे वाले, कैसे वाले? ये अंडरलाइंड। इन वर्ड्स को मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ एक साथ, ताकि इस आर्टिकल को आप स्मूथली पढ़ सकें। बहुत सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे। चलिए पहले वर्ड्स की तरफ नजर डालते हैं। एग्जाम्स की तैयारी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे अपने लेवल को उतना ही बेहतर बना सकते हो। और मॉक टेस्ट के लिए मैं सभी को रिफर करता हूँ टेस्टबुक.com। जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने टेस्टबुक.com के पास लेने थे लेकिन सेल को मिस कर दिया, 400 रुपये का मॉक टेस्ट पास 1 ईयर वैलिडिटी वाला आपको 269 में मिल रहा है। 60,000 मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे। 670 एग्जाम्स कवर्ड है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, स्टेट एग्जाम्स, किसी का अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। एक ही पास में सबका सिंगल पास में तैयारी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पास का लिंक रखा है, इस पर क्लिक करें। 299 में आपको पास दिखाएगा। एडिशनल डिस्काउंट लेने के लिए कोड लगाना ना भूलें, YT10। जैसे ही कोड इस्तेमाल करेंगे 299 वाला पास आपको 269 में मिलने लगेगा। चलिए, अगर पास लेना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम। कमेंट सेक्शन में लिंक रखें। 5 वर्ड है अपने पास आज। रैंप अप से शुरू करेंगे।
रैंप अप करना, लेवल अप करना, स्केल अप करना, स्टेप अप करना, अपग्रेड करना। अभी बता चुका हूँ मैं आपको अच्छे से, किसी भी चीज़ के लेवल को ऊपर लाना, है ना। जैसे पढ़ाई करते हो आप अभी दिन में 5 घंटा, फिर आपको लगा एग्जाम्स नज़दीक हैं, आपने पढ़ाई को अपग्रेड कर दिया, अब आप 5 की जगह 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं और अपना फ़ोन भी बंद रखते हैं, है ना। इंटेंसिटी को ऊपर ले आना किसी भी चीज़ की। द गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर स्पेंडिंग बिलियंस टू रैंप अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया भर की सरकारें बिलियंस खर्च कर रही हैं डॉलर्स में, ताकि वो अपग्रेड कर सकें अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक्स को, डॉक्टर्स को और नर्सिस को। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आप देख चुके हैं, स्केल अप को, रैंप अप को। अगला वर्ड है ग्रैनुलर। ग्रैनुलर का मतलब होता है दानेदार। दानेदार, दानेदार वर्ड है ना, जो वैसे तो दानों के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कोई भी चीज़ ग्रैनुलर हो सकती है जो दानेदार हो। आप बोल दो भाई ये जो कोई भी चीज़ है, मान लो नमक है, दानेदार हो सकता है ना, या गेहूं है, वो ग्रैनुलर हो सकती है। लेकिन जब चीज़ों से ऊपर हटेंगे तो इस वर्ड को अपने तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बहुत डिटेल्ड हो, डिफाइंड हो। जैसे मैंने आपको एडवाइस दी, मेहनत करो। अब ये कोई दानेदार एडवाइस नहीं है, ये बहुत एक जनरल सी एडवाइस है। आप पूछोगे सर कैसे मेहनत करूं, क्या करना चाहिए मुझे, क्या कमियां हैं मेरे में, मेहनत करने का क्या तरीका है, पढ़ाई ज़्यादा करूं या स्मार्ट वर्क ज़्यादा करूं, फिर मैं आपको आधा घंटा बैठा करके 5 पॉइंट्स बताऊं। दैट एडवाइस इज ग्रैनुलर या हाईली डिटेल्ड एडवाइस। समझ रहे हो, दानेदार चीज़ जो उसको आप समझ गए ना, फील कर सकें एक एक पॉइंट को, वो चीज़ जो डिटेल्ड हो, जिसके छोटे छोटे पीसीज हों, जो जनरलाइज ना हो, उसको बोलते हैं ग्रैनुलर। इसको न्यूएंस्ड भी बोलते हैं। न्यूएंस्ड का मतलब होता है बारीकी भरा, है ना, बारीकी भरा। द क्लाइंट वॉज इन नीड ऑफ ग्रैनुलर एडवाइस एंड कंसल्टेशन। क्लाइंट जो था उसको जरूरत थी डिटेल्ड एडवाइस की और कंसल्टेशन की, है ना। उसको एक पॉइंट टू पॉइंट उसको एडवाइस चाहिए थी, मुझे क्या करना है, इसलिए वो किसी प्रोफेशनल के पास गया होगा ये क्लाइंट। ठीक है, ये वर्ड याद रहेगा जिंदगी भर। दानों से ग्रेन के दानों से ग्रैनुलर। अगला वर्ड है इनटेक। इन मतलब अंदर, टेक मतलब लेना, किसी चीज़ को खा लेना, किसी चीज़ को अपटेक कर लेना, कंज्यूम कर लेना। इनटेक आपका कंजम्पशन है किसी भी चीज़ का, उपभोग। टू पुट ऑन वेट वन शुड इंक्रीज इनटेक ऑफ फूड। वेट को पुट ऑन करने के लिए, पुट ऑन करने का मतलब होता है इंक्रीज करना। अपने वजन को बढ़ाने के लिए किसी भी आदमी को बढ़ा देना चाहिए अपने फूड के कंजम्पशन को, खाने की खपत को। इनटेक मतलब खपत। याद रहेगा ना वर्ड इन प्लस में टेक से। इंग्लिश बहुत आसान है, वोकैबुलरी को हवा मत बनाओ, चीज़ों को फील करने की कोशिश करो, वर्ड कैसे यूज़ कर सकता हूँ। कोई भी वर्ड देखो ना तो उसके पीछे मत पड़ जाओ मैं इसको रट्टा मारूंगा, पहले समझो कैसे बना है, कोशिश करो कुछ निशाना लगा सके, उस वर्ड को किसी चीज़ से जोड़ सकें, फिर यूज़ करके देखो उसको दिमाग में कैसे यूज़ कर सकता हूँ मैं। ऐसे वर्ड्स को अपना दोस्त बनाना है आपको, रट्टे वट्टे मार के नहीं हो पाएंगे। 3 लाख वर्ड्स हैं इंग्लिश में। अगला वर्ड है रिफ्लेक्ट ऑन। देखिए रिफ्लेक्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शन से बना है। रिफ्लेक्शन मतलब परछाई, परछाई। जब आप रिफ्लेक्ट ऑन करते हैं ना किसी चीज़ पे, तो उस पर अपनी परछाई डालते हैं या उस चीज़ की परछाई को अपने अंदर देखते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन करने का मतलब होता है किसी काम को रिकंसीडर या रीथिंक करना। दिन भर में आपने क्या किया, रात में आप सोच रहे हैं, तो आप उस काम पे रिफ्लेक्ट ऑन कर रहे हैं। कामयाबी या नाकामयाबी मिली, उसके बाद आप अपने कितनी मेहनत की थी, इस चीज़ को अगर आप रिकंसीडर कर रहे हैं तो आप अपनी मेहनत पे रिफ्लेक्ट ऑन कर रहे हैं, है ना। जो कर दिया आपने उसको फिर से सोचना, उसको रिवेल्युएट करना इज टू रिफ्लेक्ट ऑन। ऑलवेज रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस एट द एंड ऑफ द डे टू बिकम अ बेटर पर्सन। दिन खत्म होने के बाद अपने एक्शंस के ऊपर, दिन भर के कामों के ऊपर री एग्जामिन जरूर करें, रिकंसीडर जरूर करें, बेहतर इंसान बनने के लिए। रिफ्लेक्ट ऑन ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। चलिए लास्ट वर्ड है प्रोड। ये प्रोड वर्ड पता है कहाँ से बना है? जानवरों को जो साथ में गडरिया जो शेफर्ड होता है लेके जाता है ना, और क्या करता है, लकड़ी मार मार के चलाता है भेड़ों को, बकरों को। तो वो जो लकड़ी मारता है ना, उस लकड़ी को बोलते हैं प्रोड। और उस वर्ब फॉर्म में प्रोड करने का मतलब होता है किसी को मोटिवेट या पुश करना सही डायरेक्शन में चलने के लिए। वो क्या करता है गडरिया, भेड़ों के, बकरियों के लकड़ी मार मार के उनको ले जाता है कि भाई इधर से जाओ, उधर से जाओ, है ना। प्रोड करता है वो उनको, आगे चलो, ऐसे बढ़ो। तो वैसे ही जीवन में अगर आपको कोई प्रोड करेगा तो वो पर्सन आपको मोटिवेट या पुश कर रहा है सही डायरेक्शन में चलने के लिए। तो मोटिवेट, पुश, नज, एल्बो इस प्रोड नाम के वर्ड के सिनोनिम है। इस प्रोड वर्ड का मतलब होता है लकड़ी जिससे किसी को मोटिवेट किया जाए। इंक्रीजिंग रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज़ प्रोडेड द पॉलिसी मेकर्स इनटू मेकिंग हार्शर लॉज। इंक्रीज होती हुई क्राइम की जो रेट है विमेन के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, उसने मोटिवेट कर दिया है हमारे पॉलिसी मेकर्स को। और किस काम में? हार्शर लॉज बनाने में, कड़े और ज़्यादा कानून बनाने में। तो ये वर्ड इस तरीके से यूज़ होगा। 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए हैं। चलो अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी दे दें आपको। आर्टिकल किस बारे में लिखा हुआ है, यू गेट टू नो। आर्टिकल कह रहा है कि इंडिया में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है बच्चों में। मोर्टेलिटी रेट का मतलब है 1000 में से कितने बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है बिफोर 5 ईयर्स। तो ये सब आंकड़े आपको बताएगा कि वर्ल्ड एवरेज के सामने इंडिया की एवरेज बहुत ख़राब है। और इसके रीजंस क्या हैं?
पहला तो हमारे पास सही डेटा नहीं है, ये डेटा तो सरकारी एजेंसियां ठीक से कलेक्ट ही नहीं कर रही, और जो कलेक्ट करती हैं वो बहुत रिलायबल डेटा नहीं होता। जब डेटा नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है हो क्या रहा है ठीक से, तो आप उसको इंटरवीन कैसे करोगे? इस वजह से ग्रैनुलर डेटा ना होने की वजह से सरकार सही जो है स्टेप नहीं ले पा रही। दूसरा, हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अभी भी न्यूट्रिशन जैसी चीज़ों की सही गाइडेंस औरतों को नहीं मिल रही है, खासकर रूरल एरियाज़ में। तो ये अगर दोनों काम सरकार कर दे, अच्छा डेटा कलेक्ट करे और औरतों को सही से गाइड करे, तो ये प्रॉब्लम्स रुक सकती हैं भारत में बच्चों की मौत होने की। चलिए, सजेस्टिव टोन में आर्टिकल है और एनालाइजिंग भी है, पूरे एनालिसिस के साथ में आपको चीज़ें प्रेजेंट कर रहा है। शुरू कर लें। कह रहा है जी, नेल्सन मंडेला सेड दैट देयर कैन बी नो किनर रेवोल्यूशन ऑफ अ सोसाइटी सोल देन द वे इट ट्रीट्स इट्स चिल्ड्रन। कह रहा है जी, जब मंडेला साहब थे, नोबेल प्राइज विनर है ना, कह रहा है इन्होंने कहा था ऐसा, सेड दैट, वो ये कहा था कि कोई भी किनर रेवोल्यूशन नहीं हो सकती। कीनर का मतलब है और ज़्यादा बारीक, कीन मतलब बारीक, किनर मतलब और बारीक, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है खुलासा, खुलासा, डिस्क्लोजर। कह रहा है और ज़्यादा इंटेंस, बारीक या खुलासा नहीं हो सकता। देयर कैन बी नो किनर रेवोल्यूशन, और किसका? ऑफ लगा के बता रहे हैं, एक समाज की अंतरात्मा का, सोसाइटी की सोल का। और किसके बजाय? बजाय उस तरीके के, देन द वे, उस तरीके के जिसमें ये सोसाइटी ट्रीट करती है अपने बच्चों को। तो किसी भी सोसाइटी की अंतरात्मा देखनी है ना, तो उसका सबसे अच्छा खुलासा अंतरात्मा का आपको मिलेगा। उस तरीके को देख लो जिससे सोसाइटी अपने बच्चों को ट्रीट करती है। उससे ज़्यादा कोई और ऐसा तरीका नहीं है जहाँ से और ज़्यादा बारीक रेवोल्यूशन या खुलासा समाज की अंतरात्मा का, सोल का आपको मिले। अच्छा लिखा हुआ सेंटेंस है ये, ब्रेक कर दिया मैंने आपके सामने। मंडेला साहब की वर्ब है सेड। देयर से दूसरा क्लोज शुरू हुआ दैट के बाद में। देयर से क्लोज जब भी शुरू होगा, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट रखा होगा। तो रेवोल्यूशन की वर्ब है कैन बी। याद है ना, देयर जब भी आ जाए सेंटेंस की शुरुआत में, तो वो वर्ब को इन्वर्ट कर देता है, सब्जेक्ट को वर्ब के बाद में रख देता है ना। तो रेवोल्यूशन की वर्ब है कैन बी। रेवोल्यूशन का मतलब होता है डिस्क्लोजर, एक्सपोजर, खुलासा किसी चीज़ का। कीनर मतलब और ज़्यादा शार्प, और ज़्यादा पैना, और ज़्यादा तीखा, और ज़्यादा इंटेंस, है ना, बारीक। तीखे, बारीक और इंटेंस को बोलते हैं कीन। इट की वर्ब है ट्रीट्स। द वे का मतलब है जिस तरीके में, द वे इट ट्रीट्स मतलब जिस तरीके से ट्रीट करता है। आपने कई बार सुना होगा ही इज़ वेरी कीन माइंडेड। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो बंदा जो है बड़ा शार्प माइंडेड है, बड़े बारीक दिमाग का है, तीखे दिमाग का है ना। कीन मतलब समझ गए ना, बारीक या तीखा। चलो जी, आगे कह रहे हैं जी, 2 ग्लोबल रिपोर्ट्स रिलीज्ड ऑन जनवरी 10, 2023 ऑन चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड स्टिल बर्थ्स brought us to reflect on whether India is doing enough for ensuring the health and survival of every child। अब कह रहे हैं भारत में बच्चे कैसे ट्रीट होते हैं ये भी देख लो। 2 ग्लोबल रिपोर्ट्स आई हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स आई हैं, जो रिलीज हुई हैं जनवरी 2010 को, 10 जनवरी 2023 को। कह रहे हैं कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, इस डैश के बीच में बता रहे हैं दोनों की जो है सब्जेक्ट्स। पहली रिपोर्ट है चाइल्ड मोर्टेलिटी पे, बच्चों की मौतों पे, और दूसरी रिपोर्ट है स्टिल बर्ड्स पे, ऐसी बर्ड्स जिनमें बच्चे स्टिल पैदा होते हैं, बच्चे डेड पैदा होते हैं। कह रहा है ये जो रिपोर्ट्स है ना, जो इस तरीके से रिलीज हुई हैं, कह रहा है ये रिपोर्ट जो है ना हमें प्रोड करती हैं, मोटिवेट करती हैं, जैसे गडरिया भेड़ों को मोटिवेट करता है। और क्या करने को? ये मोटिवेट करती हैं कि हम रिफ्लेक्ट ऑन करें, हम रिकंसीडर करें, अंदर झांक के देखें इस चीज़ के वेदर हाँ या ना इंडिया जो है वो कर रहा है या नहीं कर रहा। इंडिया इज़ डूइंग, और क्या कर रहा है? इनफ, यानी कि पर्याप्त। और क्या करने के लिए? इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य को और सर्वाइवल को हर बच्चे के, एवरी चाइल्ड के। तो ये रिपोर्ट्स कुछ इस तरह की हैं कि उसको देखते ही हमें मजबूर होकर के अपने एक्शंस को देखना पड़े कि हम कितना अपने बच्चों के लिए देश में कर पा रहे हैं, क्योंकि अच्छी मोर्टेलिटी रेट हमारे देश में, मोर्टेलिटी रेट बच्चों की नहीं है। सेंटेंस समझ में आ रहा है ना भाई? 100% अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। आर्टिकल खोज खोज के इसीलिए लाता हूँ मैं इस तरह के, क्योंकि हर तरह की चीज़ आपको पढ़नी आए। रिपोर्ट्स की वर्ब है प्रोड। प्रोड आपको मैंने बता दिया है ना, मोटिवेट करना। रिफ्लेक्ट ऑन करना मतलब किसी चीज़ को रिकंसिडर, री एग्जामिन करना, अंदर झांक करके देखना जो काम आप कर चुके हो, रिफ्लेक्ट ऑन करना। इंडिया की वर्ब है इज डूइंग। वेदर एक कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है हाँ या ना, हाँ या ना। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मौतें। इस वर्ड को देखो, ये एक वन वर्ड है मोर्टेलिटी, यानी कि मौतें, डेथ्स। मोर्टेलिटी को फेटेलिटी भी बोलते हैं, मोर्टेलिटी को फेटेलिटी भी बोलते हैं, लेकिन फेटेलिटी होती है एक्सीडेंट्स में। मोर्टेलिटी भी हो सकती है एक्सीडेंट्स में, लेकिन मोर्टेलिटी नेचुरल कॉज से भी हो सकती है। लेकिन फेटेलिटी का मतलब होता है किसी घटना में, कोई तूफान, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक में किसी की डेथ हो जाना। तो दोनों ही डेथ्स को बताने वाले वर्ड्स हैं, ज़्यादा फर्क दोनों में नहीं है, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ना कैजुअलिटी, कैजुअलिटी, इस वर्ड को थोड़ा सा कंफ्यूज मत करना इन दोनों से। कैजुअलिटी का मतलब होता है डेथ्स एंड इंजरीज इन एन एक्सीडेंट।
मान लीजिए किसी हादसे में 10 मौतें हुई हैं तो आप मोर्टेलिटी या फैटेलिटी बताएंगे 10, और 5 लोग इंजर्ड भी हुए हैं तो आप कैजुअलिटी बताएंगे 15। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी इंडिया की वर्ब है इज डूइंग। आगे कह रहा है द रिपोर्ट ऑन चाइल्ड मोर्टेलिटी डैश लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी डैश एस्टिमेट्स दैट ग्लोबली 5 मिलियन चिल्ड्रन डाइड बिफोर देयर 5th बर्थडे और अंडर 5 मोर्टेलिटी इन 2021। कह रहे जो रिपोर्ट है चाइल्ड मोर्टेलिटी पे, अब मोर्टेलिटी आप देख चुके हैं, मोर्टेलिटी फर्टेलिटी दोनों का मतलब है डेथ्स। कह रहे बच्चों की मौत पे जो रिपोर्ट है ना, और इस रिपोर्ट का नाम है लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी, डैश से डैश के बीच में रिपोर्ट का नाम आपको दिया गया है। कह रहा है ये रिपोर्ट एस्टिमेट करती है कि इंटरनेशनली अगर देखें पूरी दुनिया में तो 5 लाख बच्चे जो हैं वो मारे गए, डाई कर गए अपने 5वें बर्थडे से पहले, अंडर 5 मोर्टेलिटी इसको बोलते हैं 2021 में। तो 5 लाख 50 लाख बच्चे, 5 मिलियन है ना, 50 लाख बच्चों की मौत हो गई 2021 में 5 साल से कम की एज में। कह रहा है इंडिया शेयर इन दीज चाइल्ड मोर्टेलिटीज वॉज एस्टिमेटेड एट 7,09,366 अंडर 5 डेथ्स, मैनी ऑफ विच आर प्रिवेंटेबल। इंडिया का जो हिस्सा था इन चाइल्ड मोर्टेलिटीज़ में, इन चाइल्ड के डेथ्स में, वो एस्टिमेटेड था इतने पे। एस्टिमेटेड के बाद में ऐड लगा के बताते हैं आपने किस चीज़ को कहाँ पे एस्टिमेट किया है, किस चीज़ का क्या अंदाज़ा लगाया है। तो इंडिया का एस्टिमेशन बैठा इतने बच्चों की डेथ्स 5 साल से कम वालों की, जिनमें से ज़्यादातर जो हैं प्रिवेंटेबल हैं, रोकी जा सकती हैं, मैनी ऑफ विच आर प्रिवेंटेबल। सेंटेंस बहुत आसान है, सीधे सीधे बने हुए हैं। रिपोर्ट की वर्ब है एस्टिमेट्स, चिल्ड्रन की वर्ब है डाइट, 2021 आपको दिया हुआ है एडवर्ब ऑफ पास्ट। जब भी आपको पास्ट का कोई टाइम मिल जाए तो आपको पास्ट का ही टेंस यूज़ करना है, पास्ट इंडेफिनिट लगाओ, जरूरत पड़े तो पास्ट परफेक्ट लगाओ, है ना। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को V2 लगा के यूज़ किया गया है। इंडिया शेयर की वर्ब है वॉज एस्टिमेटेड, मैनी की वर्ब है आर। आज ये खास ध्यान देना आपको प्रेपोजिशंस पे, जहाँ जहाँ प्रेपोजिशन मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट में इन्हीं कोई क्विज में आपसे पूछा जाएगा। एस्टिमेटेड के बाद में ऑन लगता है या एट लगता है ना, याद रखना है इसको। आगे करें जी द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और SRS released in September 2022 showed wide interstate variations in child mortality in India। कह रहे जो एक SRS सिस्टम है जो रिलीज हुआ था इसी साल के सितंबर 2022 में, उस सिस्टम ने हमें दिखाया, शो किया बहुत ही ज़्यादा वाइड, बहुत ही ज़्यादा फैली हुई इंटरस्टेट वेरिएशंस को, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में, यानी कि इंटरस्टेट जो फासले हैं, जो डिफरेंसेज हैं, जो वेरिएशन है। और ये फासले किस में है भाई, डिफरेंसेस किस में है, चाइल्ड मोर्टेलिटी के रेट में भारत के अंदर। तो ये एक सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी सिस्टम है, स्वास्थ्य मंत्रालय का सिस्टम है ये, है ना। हम लोग भी ऑडिट पर्पस से इसको ऑडिट भी करते हैं, सिस्टम को SRS सिस्टम बोलते हैं। तो ये SRS सिस्टम जो सरकारी सिस्टम है उसमें ये दिखाया जाता है कि अलग अलग स्टेट में मोर्टेलिटी के बीच में बहुत फ़र्क है। किसी स्टेट में मोर्टेलिटी बहुत कम है और किसी स्टेट में चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। सिस्टम की वर्ब है शोर्ड, वेरिएशन का मतलब है फासला यानी कि डिफरेंस। अब वही बताएगा, कह फॉर एवरी 1000 लाइव बर्ड्स द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन MP वॉज 6-fold ऑफ द रेट इन केरला। कह रहा है हर 1000 बच्चों पे लाइव बर्ड्स पे, लाइव बर्ड्स मतलब जो बच्चे पैदा हो गए सही सलामत, अगर सही सलामत पैदा ही नहीं हुए तो स्टिल बर्थ हो जाती है। ऊपर आया ना वर्ड स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ मतलब बच्चा ठीक से पैदा ही नहीं हुआ, मतलब पैदा हुआ है लेकिन डेड पैदा हुआ है। लाइव बर्थ का मतलब है बच्चा जो है लाइव था, लिविंग था, जो है जन्म के वक्त। तो ऐसे 1000 लाइव बर्थ पे ना जो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो MP में थी, और कितनी थी, 6 गुना, 6-fold, और किसके, उस रेट के जो थी केरला में। तो केरला में अगर 1000 में से 10 बच्चों की डेथ होती है ना इन्फेंट्स की, तो MP में 60 की होती है, 6 गुना होती है MP के अंदर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की वर्ब है वॉज, 6-fold का मतलब है 6 गुना। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया दो चीज़ों का सेम तरह से, इसलिए यहाँ पे द रेट को बीच में इस्तेमाल किया गया। ये कॉन्सेप्ट याद है ना आपको, दैट और दोज वाली एरर्स बोलते हैं इनको। आप उन्हीं चीज़ों को कंपेयर करेंगे जिनको कंपेयर किया जा सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ इस एरर पे क्वेश्चंस कैसे आपको एग्जाम में मिलेंगे। इंडिया जस्टिस सिस्टम इज़ नॉट एज एग्रेसिव एज मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़। इंडिया का जो नया सिस्टम है, जस्टिस का सिस्टम है, उतना हिंसक नहीं है, एग्रेसिव नहीं है जितना कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का है, सऊदी का, कतर का, UAE का। सेंटेंस देखने में सही लग रहा है ना भाई, हमारा सिस्टम जो है उतना एग्रेसिव नहीं है जितना मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का। लेकिन इंग्लिश में ये सेंटेंस गलत बना हुआ है। क्यों? हमारे सिस्टम को हमने कंपेयर कर दिया
एग्रेसिव बता दिया कम या ज़्यादा, और किसके, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के। सर उन कंट्रीज से एग्रेसिव या कम एग्रेसिव नहीं है, उन कंट्रीज़ के जस्टिस सिस्टम से कम एग्रेसिव या ज़्यादा एग्रेसिव है। तो कंपेयर उन्हीं चीज़ों को करेंगे जो आपस में कंपेयर हों। इंडिया को मिडल ईस्ट से कंपेयर कर लो, लेकिन इंडियन जस्टिस सिस्टम को फिर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के जस्टिस सिस्टम से कंपेयर करो। बात आई समझ में? अब इसको सही करने के 2-3 तरीके हैं इस सेंटेंस को, तीनों तरीके समझोगे तभी ये दिमाग में बैठेगा आपके कॉन्सेप्ट। पहला तरीका ये है, ये तो हो गया गलत। पहला तरीका तो ये है, आप यहाँ लिख दें एज द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जस्टिस सिस्टम, ठीक है, जस्टिस सिस्टम। बात आ गई समझ में? यहाँ पे भी इंडियाज जस्टिस सिस्टम, यहाँ पे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जस्टिस सिस्टम, बराबर होगी ना बात? तो एक तो तरीका है ये कंट्रीज के आगे मैंने अपोस्ट्रोफी इसलिए लगाया क्योंकि कंट्रीज यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल नाउन पीछे एस लेके बैठा है, पजेसिव के लिए अपोस्ट्रोफी लास्ट में लगेगा। याद है ना कॉन्सेप्ट? दूसरा तरीका इसको सही करने का एक और है। अब ऐसा करें, आप यहाँ पे लिख दें इंडिया जस्टिस सिस्टम इज नॉट एग्रेसिव एज द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, इतना लिख के छोड़ दें, ठीक है, पजेसिव लगा के छोड़ दें। ये चलता है, गलत नहीं है, चल जाता है ये। इसमें आपने ये लगा के छोड़ के बता दिया भाई हम उसी की बात कर रहे हैं जो पहले ऊपर लिखा हुआ है, जस्टिस सिस्टम को दूसरी बार ना लिख रहे। तो ये तरीका भी सही है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और देखो तीसरा तरीका ये है जिस पे आपको एग्जामिनर एरर भी बना कर देगा। इसमें आप क्या करते हैं, आप यहाँ लिखते हैं एज द जस्टिस सिस्टम ऑफ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, थर्ड वे। इस तरीके से भी आप इसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर जस्टिस सिस्टम आपने लिख दिया और जस्टिस से जस्टिस सिस्टम को आपने कंपेयर करवा दिया। अब जो तीसरा तरीका है ना, इसमें एक दिक्कत है, जस्टिस सिस्टम 2 बार आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, दूसरी बार ये जो आ रहा है ना इसकी जगह लगा देते हैं दैट। तो इंडिया जस्टिस सिस्टम इज नॉट एग्रेसिव एज दैट ऑफ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। अगर बहुत सारे सिस्टम्स हैं तो दैट की जगह आ जाएगा दोज, प्लूरल है तो दोज की, दैट की जगह दोज लगा देंगे, तो दोज ऑफ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। आगे बात समझ में? चलो डिटेल में करवा दिया। एक ही सेंटेंस को 3 तरीके से कैसे सही किया जा सकता है, आपका जो क्वेश्चन हो उसे हिसाब से वो तरीका आपको अप्लाई करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, कार्स ऑफ टोयोटा आर मच मोर एक्सपेंसिव देन ह्यूंडई। टोयोटा की कारें ह्यूंडई की कारों से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो क्या करूँगा भाई, ह्यूंडई की कारों से एक्सपेंसिव करवाना है टोयोटा की कारों को कारों से कंपेयर करवाओ। तो क्या करेंगे, पहला तरीका ये है, आप यहाँ लिखेंगे मच मोर देन द कार्स ऑफ ह्यूंडई, और द कार्स की जगह आप लगा देंगे दोज। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है सर, आप यहाँ लिखेंगे ह्यूंडाइज, ठीक है, दोज ऑफ निकाल दो, ह्यूंडाइज लिख करके आपने बता दिया ह्यूंडई की कारों की बात हो रही है। और तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है, आप यहाँ लिखेंगे ह्यूंडाइज कार्स, ये दोज ऑफ निकाल देना। तीनों ही तरीके सही हैं, जिस भी तरीके से आप बनाना चाहो। प्रिफर कौन सा करेंगे, जिस फॉर्म में ये आ रहा है ना उसी फॉर्म में इसको बनाया जाए। यहाँ पे कार्स ऑफ टोयोटा आ रहा है तो यहाँ पे दोज ऑफ ह्यूंडई वाला प्रिफर करेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है, इंडिया जस्टिस सिस्टम आ रहा है तो हम यहाँ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जस्टिस सिस्टम है, इसको प्रिफर करेंगे। ठीक है, सेंटेंस में पैरेललिज्म को बना के रखना है, जो ऊपर आ रहा हो वही यहाँ पे लगाया जाए, ये तो है प्रेफरेबल, इसको तो प्रेफर करेंगे। बाकी दोनों भी सही हैं, गलत नहीं है, इनको भी लगाया जा सकता है। अब लास्ट वाले सेंटेंस को इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए आपको बनाना है, द टेस्ट ऑफ अ फ्रेश एप्पल इज मच मोर रिफ्रेशिंग देन आर्टिफिशियल एप्पल जूस। टेस्ट जो है एक फ्रेश एप्पल का बहुत रिफ्रेशिंग होता है बजाय एक नकली एप्पल जूस के। चलो सब लोग कंपेयर करोगे इसको और कोशिश करोगे कमेंट्स में डालने की, सही गलत होगा वहाँ बता दूंगा। बढ़े आगे, चलो जी आगे क्या कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे आपको, ये डिटेल में करवा चुका हूँ बेसिक्स में भी और वैसे भी, है ना, यहाँ भी हो जाता है आपका रिविजन। तो यहाँ पे द रेट इन केरला, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रेट से कंपेयर किया गया है। कह रहे जी, द चिल्ड्रन इन रूरल पार्ट्स इन एनी एज सब ग्रुप हैव मच हायर मोर्टेलिटी रेट्स देन देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स। कह रहे जी, जो बच्चे हैं भारत के रूरल पार्ट्स में, भारत के गाँवों में और किसी भी एज ग्रुप में, कह रहा है उनकी बहुत ज़्यादा मच हायर है मोर्टेलिटी रेट, और किसके बजाय, उनके अर्बन काउंटर पार्ट्स के, उनके शहर में रहने वाले समकक्षों के। काउंटर पार्ट का मतलब होता है आपका बराबरी वाला, लेकिन किसी और सिचुएशन में। गांव के बच्चे का काउंटर पार्ट हो गया शहर का बच्चा, समझ रहे हो मेरी बात को। इंडियन पीएम का काउंटर पार्ट हो गया नेपाल का पीएम, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, है ना, या कहीं और का पीएम या प्रेसिडेंट। तो ये आपसे समकक्ष बोलते हैं हिंदी में, फेलो या पीयर बोल सकते हैं। चलिए, चिल्ड्रन की वर्ब है हैव। हायर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है,
कंपैरेटिव डिग्री के आगे अगर कोई एडवर्ब आएगी तो कौन सी आएगी, या तो आएगी मच या आएगी फार। ठीक है, मच हायर या फार हायर ही लिख सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के आगे इन्हीं दो एडवर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। ना मोर आएगा, ना वेरी आएगा, ना सो आएगा, ऐसा कोई भी एडवर्ब इनके आगे नहीं लगता। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहे जी एट द रूट ऑफ मैनी चाइल्ड डेथ्स आर टू नेग्लेक्टेड चैलेंजेस। कह रहा जो रूट है ना, जो जड़ है बहुत सारी बच्चों की मौत की, कह रहा वो रूट क्या है, दो नेग्लेक्टेड चैलेंजेस, दो ऐसे चुनौतियां जो नेग्लेक्ट करके हम बैठे हैं। भाई बात आई समझ में ना। डेथ्स की वर्ब है आर, रूट जो है ना इसके आगे एट लगेगा। एट द रूट इंग्लिश में एक फ्रेज है, इन द रूट, ऑन द रूट, ऑफ द रूट, ऐसे नहीं, एट द रूट है ना, जड़ में, हिंदी में बोलते हैं जड़ में। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा बना हुआ है, चाइल्ड डेथ्स आर टू नेग्लेक्टेड चैलेंजेस आर एट द रूट ऑफ मैनी चाइल्ड डेथ्स। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से है ना। सब्जेक्ट आपका बनना चाहिए टू नेग्लेक्टेड चैलेंजेस, टू नेग्लेक्टेड चैलेंजेस। एक सेकंड रुक जाओ, सही कर दूं मैं इसको। ठीक है, तो ये इन्वर्जन किया हुआ, बस वही अपना जो एक पोइट्री वाला स्टाइल होता है कुछ कुछ राइटर्स का है ना, प्रेपोजिशन से सेंटेंस को शुरू कर देते हैं, सब्जेक्ट को लास्ट में रख देते हैं। कह रहे जी द फर्स्ट चैलेंज इज ऑफ चिल्ड्रन बीइंग बोर्न टू अर्ली विच इज प्रीटर्म बर्थ्स, विच मीन्स दे आर बोर्न अलाइव बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आर कंप्लीटेड। कह रहे जी फर्स्ट चैलेंज तो ये है, दो नेग्लेक्टेड चैलेंजेस में से वो चैलेंज है बच्चों के बोर्न होने का, पैदा होने का बहुत जल्दी ही, टू अर्ली, जो कि कहलाता भी है प्री टर्म बर्थ्स, ऐसी बर्थ्स जो वक्त से पहले ही हो गई हैं। कह रहा जी जिसका मतलब ये है विच मीन्स कि वो लोग पैदा होते हैं, दे आर बोर्न अलाइव यानी कि जिंदा, और किससे, 37 महीने की प्रेगनेंसी उससे पहले ही कंप्लीट हो जाए, उससे पहले ही पैदा हो जाते हैं। बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी गेट्स आर कंप्लीटेड। आई बात समझ में। चैलेंज की वर्ब है इज, विच की वर्ब है मीन्स, दे की वर्ब है आर, दे आया बच्चों के लिए, वीक्स की वर्ब है आर कंप्लीटेड। कह रहे दिस इज अ चैलेंज बिकॉज दीज प्री टर्म बेबीज आर 2 to 4 times at higher risk of death after birth in comparison to those born after 37 weeks of gestation। कह रहा है ये एक चैलेंज है, ये अपने आप में चुनौती है बच्चों का 37 वीक से पहले पैदा होना। और क्यों है भाई, क्योंकि ये जो प्री टर्म बेबीज हैं, ये प्री मैच्योर बेबीज हैं, ये 2 से 4 गुना होते हैं हायर रिस्क पे, एट हायर रिस्क, रिस्क के साथ हमेशा लगता है एट, है ना। तो ये 3 से 4 गुना हाई रिस्क पे होते हैं, और किसके, मौत के, डेथ के। और कब, बर्थ के बाद, जन्म के बाद। और किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू उन बच्चों के जो पैदा होते हैं 37 वीक के गेस्टेशन के बाद। ये गेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी का पीरियड। तो 37 वीक का जो पीरियड पूरा कर लेते हैं इंक्यूबेशन अपनी माँ के अंदर, वो लोग तो मतलब ठीक ठाक पैदा हो जाते हैं। जो 37 से पहले होते हैं उनकी 2 से 4 गुना मोर्टेलिटी होने के चांस होते हैं, डेथ होने के चांस होते हैं नॉर्मल बच्चे से। दिस की वर्ब है इज, बेबीज की वर्ब है आर। गेस्टेशन एक वन वर्ड है, इसका मतलब होता है वो पीरियड जिसमें एक माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है। अलग अलग जानवरों के लिए, स्पीसीज के लिए ये पीरियड अलग अलग हो सकता है। जनरली मैमल्स के लिए ट्रू होगा, क्योंकि मैमल्स ही जो है बच्चों को अपने अंदर रखते हैं ना, अंडा वंडा देते नहीं है मैमल्स, बंदर है, चिंपांजी है, आदमी है। चलिए गेस्टेशन वन वर्ड है ना। करेक्ट, ग्लोबली 1 in every 10 बर्ड्स इज प्री टर्म। अगर दुनिया भर में देखें तो हर 10 में से एक बर्ड जो है वो प्री टर्म है, वो वक्त से पहले है। 1 इसकी वर्ब है एस। करेक्ट, इन इंडिया 1 in every 6 to 7 बर्ड्स इज प्री टर्म। लेकिन भारत में 6 से 7 में से ही एक बर्ड जो है वो प्री टर्म होती है। तो ग्लोबली देखा जाए तो भारत के बच्चे ज़्यादा रिस्क पे हैं। हमारे यहाँ प्री टर्म्स बर्ड्स पूरी दुनिया की एवरेज से ज़्यादा होती हैं। 1 की वर्ब है इज, और फिर 1 की वर्ब अगेन है इज। कह रहा है अ हाई बर्डन ऑफ प्री टर्म बर्ड्स इन इंडिया मीन्स न्यू बोर्न्स इन द कंट्री आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड मोर्टेलिटी। अब कह रहा है जी जो हाई बर्डन है, ज़्यादा भारी वजन जो है, बोझ जो है प्री टर्म बर्ड्स का भारत में। कह रहे इसका मीनिंग ये है कि जो न्यू बोर्न्स हैं, जो पैदा होने वाले बच्चे हैं हमारे देश में, वो ज़्यादा खतरे पे हैं। दे आर एट ग्रेटर रिस्क, और किसका, पेचीदगियों का, कॉम्प्लिकेशंस का, और मोर्टेलिटी का, यानी जान खो देने का। कॉम्प्लिकेशन आप समझते हैं ना, चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, सीरियस हो जाता है पेशेंट, कॉम्प्लिकेशंस। मोर्टेलिटी आप समझते हैं, फर्टिलिटी या डेथ्स। बहुत सिंपल सेंटेंसेज हैं। बर्डन की वर्ब है मीन्स, न्यू बोर्न्स की वर्ब है आर। रिस्क के साथ में एट लगेगा, ऑन रिस्क नहीं होता। आप बोलते हैं ना कि ये चीज़ रिस्क पे है, मेरी नौकरी दांव पे है, तो माई जॉब इज़ एट रिस्क, एट रिस्क, नो ऑन रिस्क नहीं, एट रिस्क। ये प्रेपोजिशन ध्यान कर लेना, आज के क्विज में लास्ट में आपसे पूछी हुई हैं सभी की सभी।
चलो अब ये आपको एक चैलेंज और बताएगा, फिर बताएगा क्या भारत को करना चाहिए ओवरऑल। कह रहा द सेकेंड चैलेंज इज ऑफ स्टिल बर्ड्स। कह रहे जो दूसरा चैलेंज है वो है डेड बेबीज के पैदा होने का, मतलब बेबी जो है वो स्टिल पैदा हो रहे हैं, सांस ले ही नहीं रहे हैं पैदा होने के बाद। चैलेंज की वर्ब है यस। कह रहा बेबी हु डाइज एनी टाइम आफ्टर 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर और ड्यूरिंग द बर्थ इज क्लासिफाइड एज अ स्टिल बॉर्न। कह रहे एक ऐसा बच्चा जो डेड हो जाता है किसी भी वक्त के दौरान और किसके 22 वीक की प्रेगनेंसी के बाद। कह रहे लेकिन किससे पहले, या तो पहले या ड्यूरिंग उसके बर्थ के, उसके जन्म के। कह रहे उस बेबी को क्लासिफाई किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है ऐसे स्टिल बॉर्न बेबी, ऐसा बच्चा जो पैदा तो हो गया लेकिन पैदा होते वक्त जिंदा नहीं था। तो 22 वीक उसका जिंदा रहना जरूरी है पेट में, उसके बाद में जब बर्थ हो रही हो ना उससे पहले उसकी डेथ हो जाए, स्टिल बॉर्न। चलिए डेफिनेशन आई है। बेबी की वर्ब है इज, बेबी, बेबी इज कैटेगराइज्ड, हु की वर्ब है डाइज। यहाँ पे कैटेगराइज को भी या क्लासिफाइड को भी वर्ब मान लेना पैसिव में। बेबी इज क्लासिफाइड एज अ स्टिल बॉर्न। कह द रेट्स एंड नंबर ऑफ बोथ प्री टर्म बर्थ्स एंड स्टिल बर्थ्स आर अनएक्सेप्टेबली हाई एंड ड्राइव द नियोनेटल, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटीज अपवर्ड इन इंडिया। कह रहे जो रेट्स हैं और जो नंबर है, जो दर है और जो आंकड़ा है, और किसका, इन दोनों ही बीमारियों का, इन दोनों ही समस्याओं का, प्री टर्म बेबीज का और स्टिल बर्थ्स का। कह रहे ये दोनों ही आंकड़े अनएक्सेप्टेबली हाई हैं, एक्सेप्ट नहीं किए जा सके, इतने ज़्यादा ऊंचे हैं, ज़्यादा हैं, और ये ड्राइव करते हैं, बढ़ाते हैं, पुश करते हैं इन तीनों टाइप की मोर्टेलिटीज़ को ऊपर की तरफ अपवर्ड्स भारत में, इन इंडिया। आगे बात समझ में। रेट्स एंड नंबर्स दोनों की वर्ब है दो, पहली वर्ब है आर, दूसरी वर्ब है ड्राइव। ड्राइव का मतलब है पुश करना, किसी चीज़ को आगे ले जाना। चलो ये तीनों आप समझ ही गए होंगे। देखिए नियोनेटल वो होता है जो 29 दिन से छोटा हो, इन्फेंट वो होता है जो 1 साल से छोटा हो, और चाइल्ड वो होता है जो 5 साल से छोटा हो। तो तीनों की अलग अलग मोर्टेलिटी की रेट्स हमें निकालनी होती है ना, 30 दिन वाला, 1 साल वाला, चाइल्ड यानी कि 5 साल वाला। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं आपको, नॉलेज काम आ जाए कहीं तो। कह रहा है वन ऑफ द रीजन्स प्री टर्म बर्थ्स एंड स्टिल बर्थ्स डू नॉट गेट ड्यू अटेंशन इज लैक ऑफ ग्रेनुलर एंड रिलायबल डेटा। अब बता रहा है भारत में ये क्यों हो रहा है, भाई ऐसा क्या है, हमने क्या गलत खाना खा लिया जो हमारे बच्चे जल्दी डेथ हो जाती है उनकी। कह रहा है एक जो रीजन्स है ना, ये सब चीज़ों का, प्री टर्म बर्थ्स का और स्टिल बर्थ्स का, कह रहे ये जो है ये दोनों चीज़ें ड्यू अटेंशन नहीं पाती हैं, इनको उतना फोकस नहीं मिलता है जो ड्यू है, जो ज़रूरी है। कह रहा वो रीज़न है लैक ऑफ ग्रेनुलर और रिलायबल डेटा, ऐसे डेटा की लैक, ऐसे डेटा की कमी जो एक तो भरोसेमंद हो, रिलायबल हो, दूसरा ग्रेनुलर हो, महीन हो, रिफाइंड हो, बहुत ही प्रिसाइज हो। तो हमारे पास डेटा ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, कितनी हो रही है। डेटा ना होने की वजह से हम इस चीज़ की तरफ सही अटेंशन नहीं कर पा रहे। वन की वर्ब है इज, इन दोनों टाइप ऑफ डेथ्स की वर्ब है, प्रीटर्म और स्टिल बर्थ्स की वर्ब है डू नॉट गेट। ड्यू का मतलब होता है रिक्वायर्ड, जो जरूरी हो ड्यू कहलाता है। ग्रैनुलर मतलब बिल्कुल महीन, हाईली डिटेल्ड, दानेदार, है ना, एकदम प्रिसाइज। कह रहे इन इंडिया द SRS रिपोर्ट ऑन स्टिल बर्थ्स फेल्स द स्मेल टेस्ट। कह रहे हमारे भारत में जो SRS रिपोर्ट है ना स्टिल बर्थ्स पे, जो सरकारी रिपोर्ट है ऐसी बर्थ्स पे जिन बच्चों की डेथ हो गई जन्म से पहले, कह रहे वो रिपोर्ट जो है ना वो फेल कर जाती है स्मेल टेस्ट पे भी। अब ये स्मेल टेस्ट क्या होता है, आपने किसी चीज़ को टेस्ट तो करोगे लेबोरेटरी में बाद में, पहले उसको स्मेल करके देख रहे हो। भैया आपसे किसी ने पूछा ये खाना ख़राब हो गया क्या, आप उसके अंदर चाहे खाने को अच्छे से टेस्ट कर लो, माइक्रोस्कोप लगा के आप बता दोगे, लेकिन पहले स्मेल करके भी तो बताते हो ना। तो स्मेल टेस्ट का मतलब होता है प्राइमा फेसी, किसी भी चीज़ को आप पहली नज़र में अंदाज़ा लगा करके कुछ बताते हो ना, यार ये ऐसी है, बाद में तो डिटेल जो करोगे उस पर एनालिसिस कर लेना, तो उसको बोलते हैं स्मेल टेस्ट। तो कह रहा है हमारी रिपोर्ट जो है ना ये प्राइमा फेसी फेल हो जाती है। इस रिपोर्ट को देख के पता लगता है कि सरकार ने गलत बनाई है, झूठी रिपोर्ट है। अब बताएगा कैसे, रिपोर्ट की वर्ब है फेल्स। कह रहा है इट्स स्टिल बर्थ एस्टिमेट्स आर लेस देन इवन द लोअर एंड ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल बाय ऑल अदर रिलायबल एस्टिमेट्स। कह रहे जो सरकारी आंकड़ा है स्टिल बर्थ के एस्टिमेट्स का, वो लेस देन है, वो कम है, यहाँ तक कि निचली दहलीज के, लोअर एंड के, और किसका, कॉन्फिडेंस इंटरवल का। कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टैटिस्टिक्स का एक जो है कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल वो होता है कि मान लीजिए आप किसी का एस्टिमेशन लगा रहे हो किसी चीज़ का, तो साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं कि ये मान लो 5,000 से 5 लाख के बीच में हो सकता है। तो ये इनका एक कॉन्फिडेंस इंटरवल है। इनको इतना कॉन्फिडेंस जरूर है कि इस इंटरवल में कहीं ना कहीं जरूर होगा, इससे कम नहीं होगा और इससे ज़्यादा नहीं होगा, चाहे वो इंटरवल कितना भी बड़ा हो। तो साइंटिस्ट लोगों का जो पूरा कॉन्फिडेंस है ना, इंटरवल जो है दूसरी रिपोर्ट्स का, उस कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी नीचे है सरकारी आंकड़ा।
सरकारी आंकड़े आधे अधूरे होते हैं, आप जानते ही हैं। एस्टिमेट्स की वर्ब है आर। चलो समझ गए। मैं इसकी पर्सनली ऑडिट कर चुका हूँ 2015-16 में, है ना। बहुत हमें खामियां मिली। हमने तो गुजरात में ऑडिट की थी, तो वहाँ तो वैसे बहुत अच्छा है दूसरी स्टेट्स के मुकाबले। तो वहाँ भी हमने देखा कि सरकार जो है ना बहुत जानबूझ करके आंकड़ों को कम रखती है, ताकि पब्लिक को पता ही ना लगे सरकार क्या काम कर रही है, गलत हो रहा है सही हो रहा है। कह रहे द मेजोरिटी ऑफ स्टिल बर्थ्स एंड प्री टर्म बर्थ्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्केलिंग अप नोन एंड प्रूवन इंटरवेंशंस। कह रहे ज़्यादातर स्टिल बर्थ्स और प्री टर्म्स जो बर्थ हैं, मेजोरिटी जो हैं, उनको रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है स्केल अप करके, यानी कि लेवल अप करके। स्केल अप करना, लेवल अप करना, किसी चीज़ को अपग्रेड करना। और किसको? नॉन और प्रूवन इंटरवेंशंस को, ऐसी दखल अंदाजियों को, ऐसे इंटरवेंशन के स्टेप्स को जो नॉन भी हैं और जो प्रूवन भी हैं, जो सब जानते भी हैं और जो अच्छे से साबित हो भी चुके हैं। ये सेंटेंस ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। मेजोरिटी की वर्ब है कैन बी प्रिवेंटेड, स्केल अप करना, लेवल अप करना। कह रहे फॉर रिड्यूसिंग बोथ स्टिल बर्थ्स एंड प्री टर्म बर्थ्स द फोकस मस्ट बी ऑन। कह रहे रिड्यूस करने के लिए इन दोनों को, स्टिल बर्थ्स को और प्री टर्म बर्थ्स को, कह रहे इन दोनों को ही हमारा जो फोकस है ना वो मस्ट बी, वो होना चाहिए ऑन, यानी कि इस चीज़ पे। अब वो चीज़ आपको बताएगा सारी की सारी। तो ये 5 चीज़ें हैं, इन पे हमारा फोकस होना चाहिए। पहली चीज़ क्या है? इंक्रीजिंग एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज तक हमारा एक्सेस जो है इंक्रीज़ किया जाए। फैमिली प्लानिंग क्या होती है? कितने बच्चे पैदा करोगे, कब पैदा करोगे, इसकी एजुकेशन, दूसरी जो कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है, ये सब फैमिली प्लानिंग का पार्ट है। दूसरी चीज़ क्या है? इम्प्रूविंग एंटीपार्टम सर्विसेज सच एज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इम्प्रूव करना ऐसे सर्विसेज को जो एंटीपार्टम है। एंटीपार्टम मतलब, पार्टम मतलब चाइल्ड बर्थ, एंटी मतलब बिफोर। चाइल्ड बर्थ से पहले जो सर्विसेज होती हैं, माँ का चेकअप करवाना, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना, ये सब चीज़ें होती हैं ना, इसको बोलते हैं एंटीपार्टम। तो इन सर्विसेज को इम्प्रूव भी करना पड़ेगा, इस पर भी फोकस डाला जाए। भाई माँ का ख्याल रखोगे तो बच्चे का ख्याल भी रख रहे हो अपने आप। तीसरी चीज़ है इंक्लूडिंग द इनटेक ऑफ आयरन फॉलिक एसिड बाय प्रेग्नेंट मदर्स। इसमें शामिल है इनटेक करवाना, कंजम्पशन करवाना आयरन फॉलिक एसिड की गोली का प्रेग्नेंट माताओं के लिए। तो ये गोली शायद बहुत ज़रूरी होती है प्रेग्नेंट औरतों के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको देनी चाहिए। चौथा होता है प्रोवाइडिंग काउंसलिंग ऑन ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। काउंसलिंग देना, गाइडेंस देना, और किस पे? अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशन पे, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन पे, क्या क्या जो है औरतों को खाना चाहिए। और लास्ट है एंड लगा के आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना और उनको मैनेज करना। कहीं किसी औरत में, किसी माता में कमी लग रही हो देख करके कि इसके बच्चे को कुछ खतरा है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करो और वहीं मैनेज करो उस बच्चे पे जो रिस्क आने वाला है। सिंपल सा ही है, कुछ भी नहीं है ना, बस ये फोकस के एरियाज हैं, वो आपके सामने इसने एक एक करके रखे हैं। फोकस की वर्ब है मस्ट बी। फोकस के बाद में, कंसंट्रेशन के बाद में, अटेंशन के बाद में क्या लगता है? हमेशा ऑन नाम का प्रीपोजिशन फिक्स होता है। इनटेक मतलब कंजम्पशन, काउंसलिंग मतलब गाइडेंस, है ना, असिस्टेंस। एंटीपार्टम मतलब बिफोर पार्टम, इसका बिल्कुल उल्टा होता है पोस्ट पार्टम, मतलब पार्टम के बाद। तो बर्थ के बाद भी माँ को कुछ सर्विसेज चाहिए होती है ना, बहुत सारा डिप्रेशन होता है और भी कई चीज़ें होती हैं, तो वो पोस्ट पार्टम हेल्थ न्यूट्रिशन है, उसकी बात नहीं की इसने की है एंटीपार्टम की, चाइल्ड बर्थ से पहले वाले हेल्थ और न्यूट्रिशन की। चलिए रैपअप करेंगे इस सेशन को। इन्फॉर्मेटिव था, आपको पता लगा होगा मोर्टेलिटी क्या है, बच्चों की डेथ्स कैसे होती हैं, है ना। चलो अब फटाफट से 8 क्वेश्चंस हैं, इनको करना है हमें सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी चीज़ एक डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में, सीधे सीधे कंट्रीब्यूट करता है बच्चों की मोर्टेलिटी की रेट में। भाई स्टिल बर्थ करता है, प्री टर्म बर्थ करता है, स्टंटिंग करता है, या बी और सी दोनों करते हैं, या ए और सी दोनों करते हैं। तो ये अच्छे से आर्टिकल पढ़ोगे तो तीसरा और चौथा पैराग्राफ जो है वहाँ पे दोनों फैक्टर्स आपको बताए हुए हैं, तो दोनों फैक्टर्स को आपको चूज़ करना है। ठीक है, निकाल लो सही आंसर को। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से चेक कर लेना। सेकंड में आपसे पूछा है इनमें से कौन नहीं है एक कदम, एक ऐसा स्टेप जो सजेस्ट किया गया है लिया जाने के लिए भारत के द्वारा ताकि बच्चों की मोर्टेलिटी रेट को कम किया जाए। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सजेस्ट नहीं की गई, जिसको करने की ज़रूरत हमें नहीं है? हमें पोस्टमार्टम सर्विसेज नहीं देनी, हमें फैमिली प्लानिंग का एक्सेस नहीं बढ़ाना, आयरन फॉलिक एसिड खिलाने की ज़रूरत नहीं है गोली को, या फिर डेटा को और रिलायबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बता दो भाई चारों पांचों में से कौन सा आपको लगता है आर्टिकल में जिसकी बात नहीं हुई। थर्ड में आपसे पूछा है नंबर ऑफ डेथ्स इन एन इवेंट, एक इवेंट में होने वाली मौतों की संख्या को क्या बोलते हैं। ऑफ कोर्स ये आपको आता ही होगा, करवा चुका हूँ अच्छे से वन वर्ड। चौथे, पाँचवें, छठवें में 3 प्रेपोजिशंस आपको बतानी है। रिस्क के साथ में, रूट के साथ में, और कंसंट्रेट के साथ में क्या आएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ऑन या एट, इन दोनों में से ही एक एक आएगी। कहीं ऑन आएगी, कहीं एट आएगी, कहीं ऑन आएगी। ठीक है, चेक कर लेना।
7वें 8वें मिलेंगी 2 एरर्स। पहली एरर आपको मिलेगी इस वर्ड के आसपास और इसकी वजह से, और दूसरी एरर आपको मिलेगी इसकी वजह से, इस वर्ड की वजह से, ठीक है, इस वर्ड की वजह से। तो कर लेना चेक, है ना। दोनों में एक एक एरर आपको मिलेगी। 8 क्वेश्चंस के आंसर इन द फर्स्ट कमेंट ऑफ दिस लेक्चर। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले, अपने आंसर से मेरा आंसर चेक करो और मुझे बताओ। मुलाकात होगी कल की क्लास में। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।